सन 2153 तक धरती पर इंसानों की आबादी बढ़कर 2400 करोड़ के पार पहुंच चुकी थी, जिसे खाना पानी और ऐसे ही जरूरी संसाधनों की अत्यधिक किल्लत होने लगी थी। इसके समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी जैसे ही किसी और ग्रह की खोज शुरू कर दी। उनकी यह खोज उन्हें टेनिस नाम के एक जीवनदायी ग्रह तक ले आई, लेकिन सन 2174 आते आते पृथ्वी पर संसाधनों की किल्लत इतनी बढ़ गई थी कि दुनिया में जरूरी संसाधनों के लिए युद्ध शुरू हो गया, और जब ये युद्ध अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया तब वैज्ञानिकों ने एलिसियम स्पेसशिप को लॉन्च किया। एलिसियम एक विशालकाय स्पेसशिप थी जो पृथ्वी से 60,000 इंसानों को लेकर टेनिस ग्रह पर बस्ती बसाने के मकसद से निकली थी। इस स्पेसशिप को टेनिस ग्रह तक पहुंचने में 123 साल लगने वाले थे। इस वजह से सारे अंतरिक्ष यात्रियों को हाइपर स्लीपिंग पॉड में सुलाकर ले जाया जा रहा था ताकि पूरे सफर के दौरान उनकी उम्र न बढ़े। इस दौरान स्पेसशिप की देखभाल के लिए स्पेसशिप में 50 से भी ज्यादा फ्लाइट टीम्स मौजूद थी। हर टीम में एक लेफ्टिनेंट और 2 कॉर्पोरल मौजूद थे। उन फ्लाइट टीम्स में से पहले टीम 2 साल तक जाकर स्पेसशिप को संभालने वाली थी। फिर 2 साल बाद पहली टीम दूसरी टीम को जगाकर खुद अपने स्लीपिंग बोर्ड में सो जाएगी। उसके बाद अगले 2 साल तक दूसरी टीम स्पेसशिप को संभालेगी और 2 साल बाद वह तीसरी टीम को जगाकर खुद स्लीपिंग पॉड में सो जाएगी। टेनिस ग्रह पर पहुंचने तक उनकी शिफ्ट ऐसे ही चलने वाली थी। एलिसियम को लॉन्च हुए 7 साल बीत चुके थे। उसे वक्त स्पेसशिप की देखभाल करने की जिम्मेदारी चौथी टीम की थी। एक दिन उनके पास पृथ्वी से एक मैसेज आया, न जाने उसे मैसेज में ऐसा क्या था जिसे सुनकर वे तीनों अंदर तक कांप उठे। ऐसे ही समय बीतता रहा। उसे लंबी यात्रा के दौरान एक दिन स्लीपिंग पॉड में सो रहा एक आदमी अचानक नींद से जाग उठा। वह आदमी खुद को उसे बंद पॉड में प्रकार घबरा गया और चीखने चिल्लाने लगा। उसने किसी तरह खुद को स्लीपिंग पॉड से आज़ाद किया और बाहर निकल आया। उस आदमी की याददाश्त धुंधली पड़ चुकी थी। उसे अपना नाम तक याद नहीं था। हालांकि उसे यह बात याद थी कि वह स्पेसशिप के फ्लाइट टीम का मेंबर था और साथ ही उसे अपनी ट्रेनिंग भी याद थी, लेकिन उसे उसका मिशन याद नहीं था। इतने में ही अचानक वहां की बिजली गुल हो गई, लेकिन उस आदमी को वहां पर एक ब्लू स्टिक मिल गई। उसकी रोशनी में उसने अपने स्लीपिंग बोर्ड पर एक नज़र डाली। उसके बोर्ड पर उसका नाम कॉर्पोरल बाबर लिखा था। उसी पल उसका ध्यान अपने हाथ पर बने एक टैटू पर गया जिसमें लिखा सीरियल नंबर से उसे पता चला कि वह स्पेसशिप के 5वें फ्लाइट टीम का मेंबर था। उसने देखा कि कमरे में 2 और स्लीपिंग बोर्ड्स थे, जिसमें से एक पर कॉर्पोरल कॉपर नाम लिखा हुआ था, लेकिन कूपर अपने पॉड से गायब था। वहीं दूसरे वार्ड में एक आदमी सो रहा था। उसके पाठ पर लेफ्टिनेंट पैटन लिखा हुआ था। उसी कमरे में बाबर को कंप्यूटर डेस्क पर शिप का नाम एलिसियम लिखा हुआ दिखा। वहीं उसे उसके नाम का एक लाकर भी मिला। उसने जब उसे लाकर को खोल तो उसमें उसके कपड़े और एक लड़की की तस्वीर रखी थी। साथ ही वहां ये इंस्ट्रक्शन भी लिखी थी कि ज्यादा समय तक हाइपर स्लिप में होने की वजह से याददाश्त चली जाती है, लेकिन धीरे धीरे याददाश्त वापस भी आ जाती है। उसे पढ़ने के बाद बाबर ने झट से अपने कपड़े पहन लिए। उसके बाद उसने कमरे के एग्जिट डोर को खोलने की कोशिश की, लेकिन बिजली न होने की वजह से वह ऑटोमेटिक डोर खुल नहीं पाया। खुद को वहां कैद प्रकार पावर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। उसने लेफ्टिनेंट को जगाने के लिए उसकी स्लीपिंग पोत को खोलने का स्विच घुमाया, लेकिन बिना बिजली वह भी खुल नहीं पाया। कुछ ही देर बाद स्पेसशिप की बिजली अपने आप ही लौट आई। इस पर स्पेसशिप ऐसे हिलने लगी मानो उसमें भूकंप आ गया हो। बिजली आते ही लेफ्टिनेंट पैटन का स्लीपिंग पोर्ट भी खुल गया। कुछ ही पलों में बिजली फिर से गुल हो गई। तब तक पैटन अपने स्लीपिंग पोर्ट से बाहर आ चुका था। पावर की तरह उसकी याददाश्त भी धुंधली पड़ चुकी थी। इस पर बाबर ने उसे याद दिलाते हुए कहा, इस वक्त हम लोग एलिसियम स्पेसशिप में हैं और हम शिप के फ्लाइट टीम 5 के मेंबर हैं। मुझे लगता है हमें पृथ्वी से निकले 8 साल हो चुके हैं, यानी कि अब शिप पर काम करने की बारी हमारी है। इसलिए कंप्यूटर ने हमें जगा दिया है। हालांकि हमें जागने की जिम्मेदारी टीम 4 की थी, लेकिन उनका कुछ पता नहीं है। ये सुनते ही पैटन ने भी अपने कपड़े पहन लिए। उसी पल पैटन को याद आया कि वहां एक दरवाजे के पीछे शिप का कंट्रोल रूम है जहां से वे लोग शिप को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कंट्रोल रूम का दरवाजा भी लॉक था। ये देख वे दोनों कंप्यूटर की ओर आ गए और कंप्यूटर को इमरजेंसी पावर जनरेटर की मदद से स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने स्पेसशिप की बाकी फ्लाइट टीम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें किसी का भी जवाब नहीं आया। इसी दौरान उनका ध्यान वेंटिलेशन की ओर गया। पैटन ने सुझाव दिया कि उन्हें वेंटिलेशन में जाना चाहिए, शायद वहां से उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता
मिल जाए। ये सुनकर बाबर तुरंत वेंटिलेशन में घुस गया। वह वेंटिलेशन में पहले ढेर सारे ट्यूब्स के बीच सरकता हुआ आगे बढ़ने लगा। इस दौरान पैटर्न उसे ट्रांसमीटर के जरिए जरूरी इंस्ट्रक्शंस देता जा रहा था। इसी बीच एक बार फिर स्पेसशिप में बिजली लौट आई और स्पेसशिप फिर से थरथराने लगा। उसी पर बाबर को याद आया कि स्पेसशिप के न्यूक्लियर रिएक्टर में गड़बड़ी की वजह से ही बिजली की समस्या हो रही थी और वह ये सब इसलिए जानता था क्योंकि वह स्पेसशिप का मैकेनिकल इंजीनियर भी था। बाबर ने ट्रांसमीटर पर पैटर्न से कहा कि यह समस्या ठीक करने के लिए उन्हें रिएक्टर को रिसेट करना होगा। अब वेंटिलेशन में ट्यूब्स इतनी ज्यादा घनी हो गई थी कि वहां बाबर का दाम घुटने लगा, लेकिन बाबर किसी तरह खुद को संभालता हुआ आगे बढ़ता रहा। तभी एक जगह पर आकर वह अचानक सिर के बाल नीचे एक जाली पर गिर पड़ा। उसकी गर्दन टूटने से बाल बच गई। उसने जब आसपास अपनी नजरें दौड़ाई तो देखा कि वहां उसके साथ एक लाश भी लटक रही थी। वह लाश स्कूपकी थी जो अपने स्लीपिंग बोर्ड से गायब था। अपने स्लीपिंग बोर्ड से बाहर आने के बाद ऊपर ने भी बाबर की तरह वेंटिलेशन से बाहर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन वहां सर के बाल गिरने से उसकी गर्दन टूट गई थी और वह मर गया था। उसे देखकर के मारे बाबर ने झट से वह जाली खोल दी, जिससे वह सीधा स्पेसशिप के स्टोर रूम में जा गिरा। नीचे गिरने की वजह से उसके ट्रांसमीटर में कुछ खराबी आ गई, जिससे उसका पैटर्न से संपर्क टूट गया। बाबर जब उसे शोरूम से निकलकर स्पेसशिप के कॉरिडोर में आया तो उसने देखा कि बाहर चारों ओर खूब सन्नाटा पसरा हुआ था। बाबर इस उम्मीद में आगे बढ़ने लगा कि शायद आगे उसे फ्लाइट टीम का कोई मेंबर मिल जाए, तो अभी अचानक उसे वहां एक लड़की देखी जो एक रोड की मदद से किसी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। वो लड़की बाबर की भनक बातें ही वहां से भागने लगी। बाबर भी अपनी पूरी तेजी के साथ उसका पीछा करने लगा। कुछ दूर जाते ही बाबर ने देखा कि वो लड़की अंधेरे में रास्ते के बीचों बीच रुक गई है। बाबर ने उसके पास जाकर जैसे ही अपने टॉर्च की रोशनी उसकी ओर की तो देखा कि वो लड़की नहीं थी, बल्कि वहां किसी की पूरी तरह कटी हुई लाश लटक रही थी। उसे देख डर के मारे बाबर के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही उसे लड़की ने उसे पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन पर खंजर रख दिया। तभी बाबर को अपने पीछे से आई कोई आहट सुनाई दी। उसने जब मुड़कर पीछे देखा तो एक नीली रोशनी उसकी ही ओर बढ़ रही थी। इतने में ही वो लड़की वहां से गायब हो गई। बाबर तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि वह नीली रोशनी आगे और पीछे दोनों तरफ से उसके करीब आती जा रही थी और अब तो वहां किसी जानवर जैसी गुर्राने की आवाज भी गूंजने लगी थी। इतने में ही किसी ने एक झटके से वहां लटकी लाश को ऊपर खींच लिया और किसी बहसी जानवर की तरह उसे नोच कर खाने लगा। बाबर डर के मारे अपनी पूरी तेजी के साथ वहां से भाग और वापस उसी स्टोर रूम में जाकर छुप गया। अगले ही पल वह नीली रोशनी तेजी से उसके सामने से गुजरी। बाबर ने हिम्मत जुटाकर जब बाहर झांक कर देखा तो अपने सामने एक भयानक प्राणी को देखकर उसकी सांस तक थर्रा उठी थी। उस प्राणी के हाथों में एक भला था। वह नीली रोशनी उसके भले की नोक से ही आ रही थी। तभी बाबर ने उसे स्टोर रूम की ही ओर आते देखा। घर के मारे बाबर इस वेंटिलेशन में जाकर छुप गया जहां से वह बाहर निकाला था, लेकिन दुर्भाग्य से इस वक्त उसके ट्रांसमीटर ने काम करना शुरू कर दिया और उसे पैटर्न की आवाज आई। बाबर ने फौरन उसे आवाज को दबा दिया, लेकिन तब तक उसे प्राणी को पावर की भनक लग चुकी थी। वह अपने भाले से वेंटिलेशन पर अंधाधुंध हमले करने लगा। खुशकिस्मती से उसे बाबर की जगह कूपर की लाश मिल गई और वह उसे लेकर भाग गया। बाबर ने इस वक्त पैटर्न को भी उन खूंखार प्राणियों के बारे में बताया, जिसे सुनकर पैटर्न भी हैरान रह गया। इन्हीं बातों के बीच पैटर्न को याद आया कि वह 60,000 पैसेंजर को लेकर टेनिस ग्रह पर बस्ती बसाने के मिशन पर निकले थे। पैटर्न की बात सुनते ही बाबर को भी पुरानी कुछ बातें याद आने लगी। उसे वह लड़की भी याद आई जिसकी फोटो उसे उसके लॉकर में मिली थी। वह लड़की बाबर की पत्नी थी। साथ ही उसे ये भी याद आया कि इस मिशन में उन सब के परिवार भी उनके साथ आने वाले थे। उसने पैटर्न से कहा कि इससे पहले कि वो खूंखार प्राणी उनके परिवार तक पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द अपने परिवार को ढूंढकर उनकी सुरक्षा करनी होगी। यह सुनकर पैटर्न ने बाबर को समझाया, यह एक विशाल स्पेसशिप है और हमें तो याद भी नहीं कि हमारे परिवार इस वक्त कहाँ है, इसलिए हमें पहले स्पेसशिप को ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर स्पेसशिप ठीक हो गई तो हम कंट्रोल रूम में मौजूद कंप्यूटर की मदद से अपने परिवार को ढूंढ सकते हैं। बाबर पैटर्न की इस बात से राजी हो गया। वह हिम्मत जुटाकर वेंटिलेशन से बाहर निकल आया।
उसने आसपास उन प्राणियों के न होने की तसल्ली की और कॉरिडोर में आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसे एक सिक्योरिटी लॉकर में एक सुपरसोनिक गन मिल गई। उसे गन को अपने हाथ में पहनकर बाबर कॉरिडोर में आगे बढ़ गया। इस दौरान पेटेंट कंप्यूटर की मदद से उसे स्पेसशिप रिएक्टर तक पहुंचने का रास्ता बता रहा था ताकि बाबर रिएक्टर को रिसेट करके स्पेसशिप को ठीक कर सके। बाबर अभी थोड़ा आगे गया ही था कि तभी उसके हाथ पैर कांपने लगे। ये देख अचानक उसके दिमाग में पेंडोराम शब्द आया। हालांकि उसे याद नहीं आ रहा था कि पेंडोराम का मतलब क्या है। उसने जब पेटेंट से पेंडुलम के बारे में पूछा तो पेंडुलम शब्द सुनकर पेन के चेहरे से हवाएं ही उड़ गई। पेटेंट ने बाबर को एक कहानी सुनाई। एक बार 5000 लोगों को एटन नाम के अंतरिक्ष मिशन पर भेजा गया था। उसे मिशन में एक क्रू मेंबर ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया। उसे लगने लगा था कि उनकी स्पेसशिप श्रापित है। इस सोच उसे पागल कर दिया। अपने पागलपन में उस क्रू मेंबर ने अपने साथ साथ स्लीपिंग बोर्ड में सो रहे सारे 5000 लोगों को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया, जिससे भी सारे लोग मारे गए। डॉक्टर ने उसके पागलपन को पेंडोरम बीमारी है जो अंतरिक्ष में लंबे समय तक यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को होती है। पेंडुलम की शुरुआती लक्षणों में मरीज की याददाश्त कमजोर हो जाती है, फिर उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, अब से खून बहने लगता है, साथ ही उसे हेलुसिनेशन भी होते हैं। उसे वक्त अगर किसी बात से उसे कोई सदमा पहुंचे तो पेंडुलम उसे पर पूरी तरह से हावी हो जाता है और वह पूरी तरह से पागल हो जाता है। इस कहानी ने बाबर की भी रोंगटे खड़े कर दिए थे। उसने पेटेंट से अपने हाथ कांपने वाली बात छुपाना ही बेहतर समझा। आगे बढ़ते हुए बाबर जैसे ही शिप की ऊपरी मंजिल पर पहुंचा तभी उन खुखार प्राणियों को बाबर की भनक लग गई और वह मौत बनकर उसके पीछे पड़ गए। उनसे बचकर भागते हुए बाबर का पर एक रस्सी में फंस गया, जिससे बाबर नीचे गिरकर उसे रस्सी से लटक गया। उस बाबर का ट्रांसमीटर फिर से खराब हो गया, जिससे उसका पैटर्न से संपर्क टूट गया। इतने में ही वे प्राणी बाबर की रस्सी को ऊपर खींचने लगे। बाबर बस उनके हाथ लगे ही वाला था, तभी एक आदमी ने बाबर की रस्सी काटकर उसकी जान बचा ली और उसे एक सुरक्षित कमरे में ले आया। उस आदमी का नाम मैन था और वह वियतनाम से था। मैन बाबर से वियतनामी भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगा, लेकिन बाबर को उसकी भाषा समझने नहीं आई। इसी दौरान बाबर मैन के हाथ का टैटू देखकर समझ गया कि वह एग्रीकल्चर टीम से था। बाबर ने अपनी जान बचाने के लिए मैन का शुक्रिया अदा किया और फिर से रिएक्टर रूम की तरफ जाने लगा। आगे चलकर बाबर कंटेनर से भरे एक विशाल कमरे में पहुंच गया। तभी अचानक उसी लड़की ने फिर से बाबर पर हमला कर दिया, जिससे शुरुआत में बाबर का पाला पड़ा था, लेकिन इस बार मैन वहां आकर बाबर को बचा लिया। अगले ही पल मैन और उसे लड़की के बीच घमासान युद्ध होने लगा, लेकिन तभी बाबर ने हवा में फायर करके उनकी लड़ाई रोक दी और उनसे कहा, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें मिलकर काम करना होगा। हमें जल्द से जल्द स्पेसशिप के रिएक्टर को रिसेट करके स्पेसशिप को ठीक करना होगा। इस पर वह लड़की राजी हो गई और बाबर और मैन के साथ रिएक्टर की तलाश में निकल पड़ी। रास्ते में उस लड़की ने बताया कि उसका नाम नदिया है और वह एक बायोलॉजिस्ट है। वह लगभग 6 महीने पहले अपने स्लीपिंग पोड से जागी थी और 6 महीना से अपने लैब में पल रहे कीड़े खाकर जिंदा थी। हालांकि उसे अब तक पता नहीं था कि वह खूंखार प्राणी कौन है और वह स्पेसशिप पर कैसे पहुंचे। वह बस किसी तरह उनसे बचकर रह रही थी। आगे चलकर उन्हें एक चैम्बर मिला जहां कई सारे स्लीपिंग पार्ट्स मौजूद थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर स्लीपिंग पार्ट्स खाली थे। नदिया ने बाबर को बताया कि यह चैम्बर उन प्राणियों का हंटिंग जोन है। वे प्राणी यहां आकर स्लीपिंग बोर्ड से निकलने वाले लोगों का शिकार करते हैं, इसलिए उन्हें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। यह बात कर नदिया जल्दी उन दोनों को वहां से ले जाने लगी, लेकिन तभी मैन को वहां उन प्राणियों के होने का एहसास हुआ। वह सतर्क होकर वहीं जम गया। नदिया उसे छोड़कर बाबर को लेकर वहां से भाग रही थी कि तभी उनके नीचे का जालीनुमा फर्श टूट गया, जिससे वे दोनों एक कीचड़ से भरे गड्ढे में जा गिरे। उन्होंने जब ब्लू स्टिक जलाकर अपने आसपास नजरें दौड़ाई तो वहां उन्हें एक भयानक मंजर नजर आया। वह गड्ढा सदी गली इंसानी लाशों से भरा पड़ा था। असल में वे प्राणी इंसानों को खाकर उनकी हड्डियां वहां फेंक देते थे। बाबर और नदिया उस गड्ढे से निकाल पाते उससे पहले ही एक प्राणी उन्हें ढूंढता हुआ वहां आ धमका। हालांकि उन प्राणियों की नज़र कमजोर थी, पर उनकी सुनने और सुंघने की शक्ति काफी तेज थी। उसे देख वे दोनों उस कीचड़ में ही छुपी रहे, जिस कारण उस प्राणी को उनके गढ़ नहीं मिल पाए और वह वहां से चला गया। उसके जाते ही बाबर तुरंत कीचड़ से बाहर निकल आया। वह नदिया को भी कीचड़ से बाहर निकाल ही रहा था, तभी प्राणी ने उन दोनों पर हमला कर दिया। वह उन दोनों को मारने ही वाला था। इतने में ही मैन वहां आ गया और उसने उस प्राणी के सिर पर अपना खंजर घोंप दिया। उसके बाद बाबर, नादिया और मैन तीनों ने मिलकर उस प्राणी पर खंजर घोंप कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पर तभी उस प्राणी के और भी साथी आ गए, लेकिन वे प्राणी उन तीनों को छोड़ अपने ही मरे हुए साथी पर टूट पड़े और उसे खाने लगे। इसी बीच मौका पाकर नदिया, मैन और बाबर वहां से भाग निकले। वे लोग एक सुरंग से होते हुए दूसरे चेंबर में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अभी रात की सांस ली ही थी कि तभी उन्हें उसे चेंबर के ऊपर एक आदमी नजर आया। उसे देख वे लोग सतर्क हो गए, लेकिन उस आदमी ने कहा, डरो मत, तुम लोग यहाँ सुरक्षित हो। क्या
तुम मुझे बताओगे कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इस पर बाबर ने बताया कि उन्हें स्पेसशिप के न्यूक्लियर रिएक्टर की तलाश है। ये सुनकर उसे आदमी ने कहा, मैं तुम्हें रिएक्टर की लोकेशन बता सकता हूँ, लेकिन वहां जाने से पहले तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। मैं एक शेफ हूँ और मैं तुम लोगों के खाने का बंदोबस्त करता हूँ। ये कहकर शेफ ने उस चैम्बर की दीवारों पर लगी कई से उन्हें सूप बना कर दिया, जिसे पीते हुए वे तीनों आराम करने लगे। इसी दौरान बाबर ने नदिया से पूछा कि आखिर वह प्राणी स्पेसशिप में आए कहाँ से होंगे, क्या वे लोग एलियन हो सकते हैं? इस पर नदिया ने कहा, मुझे लगता है कि वे एलियंस नहीं, इसी स्पेसशिप के पैसेंजर है। दरअसल हाइपर स्लिप में रहने के बाद हमें फिटिंग ट्यूब्स के जरिए एक सिंथेटिक एंजाइम भी दिया जा रहा था। यह एंजाइम टेनिस ग्रह के नए एनवायरनमेंट के अनुसार हमारे शरीर में जरूरी बदलाव करके हमें उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने में मदद करने वाला था, ताकि हमारा शरीर जल्द से जल्द टेनिस ग्रह के नए एनवायरनमेंट को अपना सके। लेकिन मुझे लगता है कि हम में से कुछ लोग वक्त से काफी पहले ही अपने स्लीपिंग पोड से बाहर निकाल आए और काफी समय तक स्पेसशिप के एनवायरनमेंट में रहने के कारण उनके शरीर में स्पेसशिप के अंधेरे और मुश्किलों से भरे एनवायरनमेंट को ही अडॉप्ट करना शुरू कर दिया होगा। खाने की कमी की वजह से एक दूसरे को ही खाने लगे होंगे और इस तरह मुटेट होकर उन खूंखार प्राणियों में बदल गए होंगे। ये सुनकर शेफ ने नदिया की बात को काटते हुए कहा, क्या तुम लोग सच में नहीं जानते कि यहाँ क्या हुआ था? मैं तुम्हें बताता हूँ जो मैंने यहाँ आने वाले लोगों से सुना है। इस पर सभी गौर से शेफ की बात सुनाने लगे। शेफ ने उन्हें दीवारों पर बनाए चित्रों को दिखाते हुए आगे बताया, बात तब की है जब एलसीएम स्पेसशिप को लॉन्च हुए 7 साल ही हुए थे। उस वक्त फ्लाइट टीम का स्पेसशिप को संभाल रही थी। हाइपर स्लिप से जागे उन्हें 1 साल हो चुका था। हालांकि उनमें पेंडुलम के सिम्टोम नजर आ रहे थे, लेकिन अब तक वे अपना काम सही से कर रहे थे। तभी एक दिन उन्हें पृथ्वी से एक वीडियो मैसेज मिला। वह मैसेज पृथ्वी से भेजे जाने वाला आखिरी मैसेज था, क्योंकि फ्लाइट टीम को वह मैसेज मिलने तक पृथ्वी का पूरी तरह से वजूद ही मिल चुका था। मानव जाति का पूरी तरह अंत हो चुका था। मैसेज में उनसे कहा गया कि अब सिर्फ एलिसन स्पेसशिप पर ही आखिरी इंसान बचे हैं। ये खबर सुनकर गैलो नाम की एक फ्लाइट टीम मेंबर को गहरा सदमा लगा, जिससे पेंडुलम उस पार पूरी तरह से हावी हो गया। उसके मन में यह बात घर कर गई कि पृथ्वी के नष्ट होने का कारण इंसान और उनकी इंसानियत ही है। अगर इंसान प्रकृति के नियम से चलते, अगर भी जानवरों की तरह ही रहकर एक करते और एक दूसरे को खाकर ही अपना पेट भर दे, तो ना पृथ्वी पर इंसानों की आबादी बढ़ती और ना ही पृथ्वी नष्ट होती। गैलो को यकीन था कि टेनिस ग्रह पर बसने के बाद इंसान उसे भी पृथ्वी की तरह नष्ट कर देंगे, इसलिए उसने टेनिस ग्रह पर पहुंचने से पहले इंसानों की इंसानियत को खत्म करने का ठान दिया, ताकि इंसान टेनिस ग्रह पर जाकर जानवर की तरह रहे और जिंदा रहने के लिए एक दूसरे का शिकार करें। इससे टेनिस ग्रह पर पृथ्वी की तरह आबादी नहीं बढ़ेगी। अब पृथ्वी नहीं थी तो उसे रोकने के लिए कोई नियम या कानून नहीं थे। वह हाइपर स्लीप में सो रहे 60,000 लोग के साथ जो चाहे वह कर सकता था। उसके क्रू मेंबर्स ने जब उसका विरोध किया तो उसने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद गैलो ने स्लीपिंग पोर्ट में सो रहे लोगों को जगाना शुरू किया। स्लीपिंग पाथ से बाहर निकलकर जो लोग पेंडुलम से जूझ रहे थे, गैलो ने उन्हें ये कहकर अपनी बातों से बहकाया कि अब इस दुनिया में ना तो कोई भगवान है और ना कोई कानून है, इसलिए हम बिना डरे कोई भी हद पार कर सकते हैं। हम एक नई दुनिया बना सकते हैं जहां हम जानवरों की तरह अपनी जिंदगी जिएंगे। जब एक इंसान दूसरे इंसान का शिकार करेगा तो पृथ्वी की तरह यहाँ आबादी कभी नहीं बढ़ेगी। इस तरह गैलो ने उन्हें बहका कर शिप के एक बड़े हिस्से में कैद कर दिया, ताकि वे एक दूसरे को खाने के लिए मजबूर हो जाए। इस तरह एक खूनी खेल की शुरुआत हुई। गैलो ने सालों तक वह खेल खेला, लेकिन फिर वो उस खेल से बोर हो गया और वापस जाकर अपने स्लीपिंग बोर्ड में सो गया। लेकिन उसने जिस खूनी खेल की शुरुआत की थी वो उसके नींद में रहने के बाद भी चला रहा, जिससे वे लोग नरभक्षी बन गए और उसे खेल को ही अपनी जिंदगी मानकर एक दूसरे का शिकार करते रहे। सालों तक शिकार करते हुए आज वही नरभक्षी लोग खूंखार प्राणियों में बदल चुके हैं। शेफ की बात खत्म होते ही उस चैम्बर से एक गैस निकली। इसके असर से बाबर, नदिया और मैन बेहोश हो गए। इसी दौरान दूसरी ओर पैटन के नाक से अचानक खून बहने लगा, जिससे वह बेहोश हो गया। लेकिन कुछ ही देर बाद वेंटिलेशन से आई कोई आवाज सुनकर उसे होश आ गया। वह एक रोड लेकर जब वेंटिलेशन में पहुंचा, तभी ट्यूब्स के बीच से एक निर्वस्त्र आदमी बाहर निकाला। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही गैलो था, जिसने स्पेसशिप में उसे खूनी खेल की शुरुआत की थी। गैलो का शरीर खून से सना था और वह पैटन से मदद की गुहार लगा रहा था। गैलो
की सच्चाई से बेखबर पैटन उसे वेंटिलेशन से बाहर ले आया। उसके बाद पैटन ने गैयलो से पूछा कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था। इस पर पहले तो गैयलो ने पैटन को पृथ्वी के नष्ट होने की खबर दे दी। उसके बाद उसने पैटन को झूठी कहानी सुनाते हुए कहा कि पृथ्वी के नष्ट होने की खबर सुनकर उसके दोनों क्रू मेंबर्स पर पेंडुलम हावी हो गया था, जिससे वह हिंसक हो गए थे, इसलिए उसे उनका कत्ल करना पड़ा। पृथ्वी के नष्ट होने की खबर सुनकर पैटन को भी सदमा सा लगा और पेंडुलम उस पर हावी होने लगा, लेकिन उसने किसी तरह खुद पर काबू कर लिया। दूसरी ओर बाबर, नदिया और मैन जब होश में आए तो उन्होंने देखा कि वह रस्सी से उल्टे लटके थे। उन्हें लटकाने वाला सैफ ही था। वे तीनों समझ चुके थे कि सैफ उन्हें खाने वाला है। बाबर ने उसे चिल्लाकर कहा, अगर हमने 1 घंटे के अंदर शिप के रिएक्टर को रिसेट नहीं किया तो स्पेसशिप पूरी तरह बंद पड़ जाएगी और हम सब के साथ तुम भी मारे जाओगे। इस पर शेफ भी सोच में पड़ गया। उसने तुरंत उन तीनों को आज़ाद कर दिया। उसने बाबर की गन छीन ली और जल्दी उन तीनों को रिएक्टर की तरफ ले जाने लगा। आगे चलकर वे उस चेंबर में पहुंचे जहां स्पेसशिप पर काम करने वाले लोगों की फैमिलीज को हाइपर स्लिप में रखा गया था, लेकिन वे प्राणी उनमें से ज्यादातर लोगों का शिकार कर चुके थे। वहीं नदिया ने बाबर से पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी यहाँ है? तभी बाबर को याद आया कि उसकी पत्नी तो स्पेसशिप पर आई ही नहीं थी, क्योंकि वह पृथ्वी छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए बाबर को अकेले ही स्पेसशिप पर आना पड़ा। बाबर को ये सोचकर सदमा सा लगा कि पृथ्वी खत्म होने के साथ ही उसकी पत्नी भी मर चुकी थी। इसी दौरान बाबर को पैटन की पत्नी का स्लीपिंग पार्ट दिखा, लेकिन वह स्लीपिंग बोर्ड खाली था। बदकिस्मती से पैटन की पत्नी भी उन प्राणियों का शिकार बन चुकी थी। उसे याद करते हुए अचानक बाबर को पैटन से जुड़ी कुछ ऐसी बात याद आ गई जिससे उसके होश उड़ गए। वह बाकी लोगों के साथ जल्दी रिएक्टर रूम में पहुंच गया, लेकिन बदकिस्मती से रिएक्टर तक पहुंचने वाले पुल के नीचे वे सारे खूंखार प्राणी सोए हुए थे। बाबर हिम्मत जताकर दबे पांव पुल पार करने लगा, लेकिन तभी वह पुल टूट गया। ये देख मैन ने तुरंत उस पुल को पकड़ लिया, लेकिन बाबर पुल पर संभाल नहीं पाया और नीचे गिरकर एक लोहे की बिन पर लटक गया। इतने में ही नदिया तुरंत वहां से रिएक्टर की ओर चली गई। हालांकि उस रिएक्टर को रिसेट करना सिर्फ बाबर को ही आता था और बाबर केवल उन प्राणियों के बीच से होकर ही रिएक्टर तक पहुंच सकता था, इसलिए बाबर नीचे उतरकर दबे पांव उन प्राणियों के बीच आ गया और वहां पड़ी उनकी खाल से खुद को ढक लिया ताकि उन प्राणियों को उसकी गंध न मिल पाए। बाबर उनके ऊपर से रेंगता हुआ किनारे तक पहुंचा ही था कि तभी उधर शेफ का टॉर्च उसके हाथ से छूटकर उन प्राणियों के बीच गिर गया, जिससे वह सारे प्राणी जाग गए, लेकिन तब तक बाबर रिएक्टर तक पहुंच चुका था। वहीं मैन पल को नीचे गिरकर उन प्राणियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और वहां से भागने लगा। इसी बीच बाबर और नदिया को रिएक्टर ठीक करने का समय मिल गया। बाबर ने जैसे ही रिएक्टर को रिसेट किया, उस रिएक्टर से एक तेज ऊर्जा निकली जिसे रिएक्टर के नीचे मौजूद प्राणियों को जलाकर राख कर दिया। रिएक्टर ठीक हो जाने से पूरे स्पेसशिप की बिजली वापस आ गई, लेकिन अब भी वहां बहुत से प्राणी बचे हुए थे जो बाबर और नदिया का पीछा करने लगे। वही मैन का भी एक प्राणी से सामना हो गया। उन दोनों में घमासान युद्ध छिड़ गया, लेकिन अंत में मैन उसे मार गिराया। तभी मैन के सामने उन प्राणियों की एक बच्ची आ गई। मैन उसे मासूम बच्ची समझकर वहां से जाने ही वाला था कि तभी उसे बच्ची ने अपने भले से मन की गर्दन ही काट दी। दूसरी ओर से तेजी से अपनी जान बचाकर भाग रहा था बाबर और नदिया भी उसके पीछे ही थे, लेकिन शेफ ने उन्हें रास्ते के बीच में ही कैद कर दिया और खुद वहां से भाग निकला। इसी दौरान दूसरी ओर गालों के नाक से भी खून बहने लगा था, जिससे पैटर्न समझ गया कि गैलो भी पेडुलम से जूझ रहा है, इसलिए उसने गालों को बेहोश करने के लिए एक इंजेक्शन निकाल लिया, लेकिन तभी गालों ने उसे देख लिया और उन दोनों में हाथापाई होने लगी। आश्चर्य की बात थी कि उन दोनों के हाथ पर बने टैटू के सीरियल नंबर एक ही थे। अगले ही पल गालों ने पैटर्न को ही वो इंजेक्शन लगा दिया। वह इंजेक्शन लगाते ही अचानक जेलो वहां से गायब हो गया। इतने में ही सेप वहां पहुंच गया। शेफ पैटर्न को अपने बारे में बताने लगा, लेकिन तभी पैटर्न ने बड़ी ही बेरहमी से उसकी आंख में इंजेक्शन घूमकर उसे मौत की नींद सुला दिया। वे प्राणी पावर और नदिया तक पहुंचती तभी उन्होंने किसी तरह रास्ते का दरवाजा खोल लिया और वहां से भागकर पैटर्न वाले कमरे तक पहुंच गए। कमरे के अंदर आते ही उन्होंने देखा कि स्पेसशिप के कंट्रोल रूम का दरवाजा खुल चुका था। ये देख बाबर और नदिया भी कंट्रोल रूम में आ गए, लेकिन पैटर्न उन्हें कहीं नजर नहीं आया। वहीं बाबर कंप्यूटर में ये डाटा कैलकुलेट करने लगा कि उन्हें पृथ्वी से निकले कितने साल हुए हैं। डाटा प्रोसेस हो ही रहा था कि तभी पैटर्न उन्हें एक कुर्सी पर बैठा नजर आया। हालांकि रिएक्टर को ढूंढते वक्त जब बाबर ने पैटर्न की पत्नी
का स्लीपिंग बोर्ड देखा था तो इस वक्त उसे पैटर्न और उसका परिवार याद आ गया था। उसे पता चल चुका था कि अब तक वह जिसे पैटर्न समझ रहा था असल में वह कोई और ही था। उसने उस बहरूपिया से पूछा, कौन हो तुम? इस पर उसे बहरूपिया ने बताया कि वो और कोई नहीं बल्कि कॉर्पोरल गैलो ही है, वही जेलो जिसने स्पेसशिप पर खूनी खेल की शुरुआत की थी। उसे वक्त गैलो जवान था, वह सालों तक खूनी खेल खेलता रहा। वक्त के साथ उसकी उम्र बढ़ गई लेकिन फिर वह उसे खेल से बोर हो गया। उसने स्लीपिंग बोर्ड में सोए असली लेफ्टिनेंट पैटर्न को मार दिया और लेफ्टिनेंट पैटर्न के कपड़े पहनकर उसी के स्लीपिंग बोर्ड में सो गया। सालों बाद जब वह नींद से जागा तो वह सब भूल चुका था और खुद को लेफ्टिनेंट पैटर्न ही समझ रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे पेंडुलम उसे पर हावी होने लगा जिससे उसे हल्यूसिनेशन, पूरे विचारों को उसे जवान गैलू के रूप में दिखाया। धीरे धीरे उसके पूरे विचार उसे पर हावी होने लगे। हालांकि वह खुद को पैटर्न ही समझ रहा था इसलिए वह अपने बुरे विचारों से यानी कि जवान गालों से लड़ रहा था, लेकिन अंत में उसके बुरे विचार उसे पर हावी हो गए। इसी के साथ उसे याद आ गया कि वह पैटर्न नहीं बल्कि गैलो ही है जो अब बूढ़ा हो चुका है। ये बात याद आते ही उसे अपने पुराने सारे पूरे काम भी याद आ गए। उसने सोने से पहले जिस मकसद को अधूरा छोड़ा था उसे वह फिर से पूरा करने में लग गया। गिलो की असलियत जानने के बाद बाबर ने उससे पूछा कि वे लोग इस वक्त कहाँ हैं। इस पर गालो ने स्पेसशिप के ऊपर की विंडो ढाल खोल दी जिसके बाद उन्होंने देखा कि वे जिस जगह पर थे वहां आसमान में कोई भी तारा नजर नहीं आ रहा था, वहां केवल गहरा अंधेरा था। उसे देखभाल को समझ आया कि वे लोग स्पेस में खो चुके हैं जिससे बाबर की घबराहट बढ़ गई और पेंडुलम उस पर भी हावी होने लगा। ये देख गलो ने पावर को भी उसी तरह अपनी बातों से बहकना शुरू कर दिया जैसे उसने शुरुआत में पेंडुलम से जूझ रहे लोगों को बहकाकर उन्हें खूंखार बना दिया था। लेकिन बाबर गलों की बातों में नहीं आया, उसने गालों को पीट कर उसका मुंह बंद कर दिया। इसी दौरान पावर और नदिया ने देखा कि उनके स्पेसशिप के ऊपर कुछ अजीब से अजीब पानी में तैर रहे थे। उसे देख में समझ गए कि उनकी स्पेसशिप स्पेस में नहीं बल्कि पानी के नीचे है। तभी उनके कंप्यूटर ने कैलकुलेशन पूरी कर ली जिसके मुताबिक उन्हें पृथ्वी से निकले 923 साल बीत चुके थे। इससे भी समझ गए कि उनकी स्पेसशिप अपने तय समय 123 साल में ही टेनिस ग्रह पर आकर समंदर में लैंड हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि वह 800 सालों से टेनिस ग्रह पर ही थे। दरअसल स्पेसशिप पर मौजूद हुए प्राणी स्पेसशिप के पैसेंजर्स नहीं थे बल्कि उनके वंशज थे। शुरुआत में वे पैसेंजर्स पेंडुलम की वजह से पागल होकर गैलों द्वारा सिखाया शिकार का खेल खेलने लगे थे। उन्हें वह खेल सिखाकर गैलों तो दोबारा हाइपर स्लिप में चला गया था, लेकिन नरभक्षी बन चुके उन पैसेंजर ने उसे खेल को जारी रखा। उन्हें फीडिंग ट्यूब के जरिए दिए गए एंजाइम की वजह से उनका इवोल्यूशन यानी कि विकास तेजी से होने लगा। पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे जैसे उनके वंश आगे बढ़ा वे स्पेसशिप के अंधेरे माहौल में ढलते चले गए। क्रिस्टल कम कर दो। स्पेसशिप के अंधेरे माहौल में ढलते चले गए। अंधेरी की वजह से उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई और उनकी सुनने की शक्ति तेज हो गई। साथ ही शिकार करते रहने की वजह से उनकी शारीरिक क्षमताएं भी विकसित हो गई। आगे चलकर उन्होंने एक दूसरे के अलावा स्लीपिंग बोर्ड में मौजूद लोगों को भी खाना शुरू कर दिया। इस तरह आज 923 साल बाद भी उन पैसेंजर के वंशज यानी कि वह खूंखार प्राणी लोगों का शिकार कर रहे हैं। ये सारी सच्चाई जानकर पेंडुलम से जूझ रहे बाबर का दिमाग घूमने लगा। उसे हल्यूसिनेशन होने लगे जिससे उसे वे प्राणी अपने आसपास नजर आने लगे। इसी दौरान मौका पाकर गालों ने बाबर पर हमला कर दिया। ये देख नदिया ने उसे बचा लिया और खुद गलों के साथ भिड़ गई, लेकिन गायों ने नदियों को मारकर दूर गिरा दिया और एक चाकू लेकर उसे मारने आगे बढ़ने लगा। इसी बीच बाबर को भ्रम हुआ कि एक प्राणी कंपार्टमेंट से बाहर निकल रहा है। बाबर ने अपनी गन से उसे शूट कर दिया जिससे उसे कंपार्टमेंट का लोहे का ढक्कन उछलकर स्पेसशिप के कांच पर जा लगा, जिससे वह कांच टूट गया और स्पेसशिप में पानी भरने लगा। ये देख बाबर नदिया को लेकर तुरंत वहां से भाग और अपने स्लीपिंग बोर्ड में घुस गया, लेकिन वही गलो अपनी स्लीपिंग बोर्ड तक पहुंचने से पहले ही पानी में डूब गया और उसके साथ ही स्पेसशिप पर बचे हुए सारे प्राणी भी पानी में डूबकर मारे गए। बाबर ने इस वक्त अपने स्लीपिंग बोर्ड को रिजेक्ट कर दिया जिससे वह बोर्ड लॉन्च होकर पानी से सतह पर आ गया। बोर्ड से बाहर निकलकर उन्होंने अपने आसपास नजरें दौड़ाई। वे लोग अपने नए घर यानी कि टेनिस ग्रह को देख रहे थे। इसी के साथ स्पेसशिप में
में पानी भरने से उसमें इमरजेंसी लोन सिस्टम एक्टिवेट हो गया, जिससे स्पेसशिप के स्लीपिंग बोर्ड में जिंदा बचे 1211 लोग भी सतह पर आ गए। उन्हें देख बाबर और नदिया के अंदर खुशी की लहर